NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। गोवा, बिहार, मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनको मई के महीने में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे पांव, यूरिन, लंग्स और किडनी इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। सत्यपाल मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके निधन की जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक बिहार में भी राज्यपाल रह चुके थे। उन्होंने कृषि आंदोलन, भ्रष्टाचार और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए सुर्खियां बटोरी। सत्यपाल मलिक के निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कई प्रमुख नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ी तबाही सामने आई है। यहाँ धराली खीर गाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ टीम को भटवाड़ी रवाना किया गया। धराली गांव के ऊपर बादल फटने से धराली मार्केट के साथ साथ पूरा गांव चपेट में आ गया। इसमें 50 से 60 लोगों के लापता होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के धराली गांव में ये तबाही हुई है। यहाँ बादल फटने से अचानक नदी किनारे बड़ा सैलाब आया। इससे नदी किनारे बने मकान माचिस की तीलियों की तरह बह गए। बताया जा रहा है कि धराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से यह विनाशकारी मंजर देखने को मिला। बताया जाता है कि इसमें 50 से 60 लोग लापता हैं। नदी किनारे अचानक आई बाढ़ से दर्जनों होटल और होम स्टे को नुकसान पहुंचा है। इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में हुआ। वे किडनी की बीमारी और स्ट्रोक से पीड़ित थे। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन ने मुखाग्नि दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन के निधन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हेमंत ने लिखा कि मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ भी चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वे मेरे पथ प्रदर्शक भी थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। उन्होंने लिखा कि मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण रही। नेमरा गांव के उस छोटे से घर में जन्मे जहां गरीबी थी, भूख थी, पर हिम्मत भी थी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जमींदारी के शोषण ने उन्हें एक ऐसी आग दी जिसने उन्हें पूरी जिंदगी संघर्षशील बना दिया। मैंने उन्हें देखा है, हल चलाते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए। सिर्फ भाषण नहीं देते थे, लोगों का दुख भी जीते थे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर हर महादेव के नारों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया। संसद के मानसून सत्र 2025 का आज 12वां दिन है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी के साथ ही एनडीए सांसदों की यह पहली बैठक है। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में पीएम मोदी के साथ ही भारतीय सेना को बधाई दी गई। इससे पहले यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होने वाली है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के प्रगति भवन में समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद करेंगे। यह आयोजन आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत से पहले एक बड़ी कवायद माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य संघ के कार्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना है। इस 3 दिवसीय संवाद में शिक्षाविद, समाजसेवी, वैज्ञानिक, उद्योगपति, साहित्यकार और पत्रकार शामिल होंगे। इससे पहले 2018 में भागवत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में ऐसा ही संवाद किया था। आरएसएस का शताब्दी वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शुरू होगा। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में विशेष संवाद सत्र होंगे, जहां समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि मार्च 2025 से अब तक 28,000 से अधिक लोगों ने आरएसएस ज्वाइन के लिए नाम दर्ज कराया, जो संगठन के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे हो चुके हैं। इन 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास, शांति और लोकतंत्र की दिशा में एक लंबी यात्रा तय की है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खत्म किया गया था, जिसके बाद यहाँ शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा में बड़े व्यापक बदलाव आए। इस दौरान आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी विकास की बहार बही है।
और विकास पथ पर सरकार ने कई मील के पत्थर गाड़े, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल हो या फिर पहाड़ को चीरते हुए हाईवे का विस्तार। दो मतदाता पहचान पत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चर्चा में हैं। उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस बीच इसको लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका जवाब है जो आगे दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बूथ वाइज कई लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वही घरों में 50 लोगों का नाम है। चुनाव आयोग को इसके बारे में बताना चाहिए। कई गड़बड़ियां हुई हैं जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। नीतीश कुमार ने प्रदेश में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए इस पर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इसे करेंगे। ऐसे में जो हम कहते हैं उसी को सरकार कर रही है। सरकार आगे हमारी माई बहन मान योजना को भी कॉपी करेगी। सरकार के पास अब अपना कोई रोड मैप या विजन नहीं है। डोमिसाइल की बात लगातार 20 सालों से हो रही है। हम सभी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, नौकरियां मिले। सुप्रीम कोर्ट ने नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर की गई राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। इसे लेकर अब उनकी बहन प्रियंका गांधी की तरफ से जवाब आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि सच्चा भारतीय कौन है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायाधीशों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं करते कि सच्चा भारतीय कौन है। सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, वह उनके प्रति उच्च सम्मान रखता है। इसका गलत मतलब निकाला गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सेना पर दिए गए बयानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस मामले में निचली अदालत ने समन जारी किया था। साथ ही बाकी मामले भी लंबित थे, जिन्हें लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने राहुल गांधी से काफी तल्ख लहजे में सवाल किए। उन्होंने पूछा कि आपने बिना किसी सबूत के ऐसा बयान क्यों दिया? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल से ऐसे मुद्दे संसद में उठाने के लिए भी कहा और पूछा कि ये सब सोशल मीडिया पर क्यों लिखा जाता है। मुंबई से दिल्ली पहुंचे अनिल अंबानी सुबह 11 बजे ईडी के सामने पेश हुए। सूत्रों का कहना है कि ईडी की पूछताछ के दौरान किसी वकील की मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी गई। सवाल जवाब के इस पूरे दौर की रिकॉर्डिंग की जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह पूछताछ 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड मामले में की जा रही है। उनकी कई कंपनियों पर फर्जी बैंक गारंटी, शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर और लोन की गलत मंजूरी जैसे गंभीर आरोप हैं। इससे पहले ईडी इस मामले में 35 से ज़्यादा ठिकानों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक लोगों के यहाँ 3 दिन तक छापेमारी कर चुकी है। इस दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए। ईडी की जांच में सामने आया कि साल 2017 से 2019 के बीच यस बैंक से अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। आरोप है कि लोन मंजूर होने से पहले ही बैंक प्रमोटरों को सीधा पैसा भेज दिया गया, यानी घोटाले की जमीन पहले ही तैयार कर ली गई। जिन कंपनियों को लोन मिला उनके कागजात बाद में तैयार किए गए और कई मामलों में लोन उसी दिन मंजूर और जारी कर दिया गया जिस दिन आवेदन किया गया था। कुछ मामलों में तो लोन की रकम मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई थी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।